जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे भावी जितने भी आप अभ्यर्थी हैं, सबका मैं आपके अपने चैनल, आपके अपने प्लेटफॉर्म आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए सब लोग आ जाइए और एक बार जोरदार तरीके से ज्ञान एकेडमी प्रयागराज के परिवार के साथ जुड़िए। और आप लोगों को बता दूं, मैं ज़बरदस्त ये श्रृंखला शुरू किया हूं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जिसमें जीएस और हिंदी इस तरह की चीज़ें पूछे जाएंगे, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। और आप एक बार मेरे साथ जुड़िए और इसके बाद आप अपने तैयारी को एक बूस्ट दीजिए ज़बरदस्त तरीके से। तो मेरे जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने व्यूअर्स हैं वो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग पर डे पूरा वीडियो जरूर देखा करिए, क्योंकि आपके लिए ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन इन वीडियो के अंदर रहते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। फिर से देखिएगा, आगे देखें। पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिया है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जनजाति सेरा नृत्य किया जाता है? तो बताइए कौन से जिले में सेरा नृत्य किया जाता है? आपको इसका जवाब देना है बिना देरी किए हुए। चलिए, तो इसका जवाब मेरे दोस्त गोरखपुर, इलाहाबाद, ललितपुर, वाराणसी। आप लोग अपना गैस लगाइए और आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा होगा इसका जवाब। आप लोग अपना जवाब मुझ तक पहुंचाने का कोशिश करिए। चलिए बताइएगा, आप लोग अपना जवाब दीजिएगा। तो ये आ गया आपका उत्तर प्रदेश आपके सामने। इस उत्तर प्रदेश में देखिएगा, ये वाला पार्ट ललितपुर का है। क्या है मेरे दोस्त? ये पार्ट आपका ललितपुर का है और ये वाला आपका सोनभद्र का है। किसका है? सोनभद्र का है। ये आपका बलिया का है ना? ये बलिया का है। और ये वाला आपका पार्ट क्या है? बस्ती, हाँ ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा आपका ये क्या है? मथुरा का पार्ट है, मथुरा। तो मैं बताना क्या चाह रहा था कि ललितपुर आपके एमपी से घिरा हुआ है। और आप लोगों को बताने की तो जरूरत है नहीं कि एमपी में जनजाति बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो ये बिल्कुल जनजातियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो ललितपुर में पाई जाने वाली जो जनजाति है उसके द्वारा सेरा नृत्य किया जाता है। तो सोनभद्र सर क्यों आपने बताया? क्योंकि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र सोनभद्र में पाया जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां मिलेगा? सोनभद्र में मिलेगा। सर बलिया क्यों बताया? क्योंकि पूर्वी एकदम जिला है। और आप जानते हैं यहां पर गोरखपुर पाया जाता है, गोरखपुर पाया जाता है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है मेरे दोस्त। कहां पर? गोरखपुर में। प्रश्न आया, सर गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप बताइएगा, ये बाबू राप्ती नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? राप्ती नदी के तट पर है। ओके, आगे बात करता हूं। ये वाला जो पूरा एरिया तराई का क्षेत्र जो उत्तराखंड से लगा हुआ, यहां बहुत सारी जनजातियां देखने को आपको मिलती हैं। और यहां पर गन्ना का उत्पादन बहुतायत में किया जाता है। किसका? गन्ना उत्पादन। और आप लोगों को जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। यहां पर बांदा मिलेगा, झांसी मिलेगा, प्रयागराज मिलेगा, कानपुर मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र, लखनऊ मिलेगा। पूरा उत्तर प्रदेश का इस तरह से विस्तार आप देखते हैं। ये वाला आपका बुलंदशहर का क्षेत्र है। किसका है? बुलंदशहर का क्षेत्र है। और बुलंदशहर में आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का परमाणु संयंत्र लगा है। उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट में मुझे लिख करके भेजिएगा। उत्तर प्रदेश का परमाणु संयंत्र बुलंदशहर में है, उसको आप कमेंट में पिन करिएगा, लिख के भेजिएगा। देखना है मुझे कि आप कितने लोग सही जवाब देते हैं। ठीक है। इलाहाबाद, तो इसका जवाब ललितपुर हो गया। इलाहाबाद आप जानते हैं ये प्रयाग नगरी है, प्रयाग नगरी है। प्रयाग मतलब जितने भी आप देखते हैं संगम, सभी संगमों का राजा प्रयागराज है। इसके बाद आप देखिए वाराणसी काशी नगरी के नाम से जाना जाता है, या गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। काशी विश्वनाथ के नाम से इसको जानते हैं। ओके, चलेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? आखिर क्या वजह पड़ी कि असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया? तो इसकी वजह बहुत बड़ी रही है। क्या वजह रही? क्योंकि असहयोग आंदोलन जो था मेरे दोस्त, याद रखना, असहयोग आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। ठीक है। ऐसा नहीं है केवल असहयोग आंदोलन नहीं, यहां पर खिलाफत आंदोलन भी स्टार्ट किया गया था। कौन सा? खिलाफत आंदोलन भी स्टार्ट किया गया था मेरे दोस्त। अच्छा, खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में था? अली बंधुओं के नेतृत्व में था। किसके? अली बंधुओं के नेतृत्व में था। ध्यान रखिएगा,
अली बंधुओं के नेतृत्व में ये था। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। ध्यान से देखिएगा और पता चला दोनों आंदोलन जो थे, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, उद्देश्य दोनों का सेम था। क्या? अंग्रेजों का विरोध करना। क्यों? इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने जो प्रथम विश्व युद्ध के समय हमसे मदद ली थी, उसके बदले में उन्होंने कुछ वादे किए थे, उन्होंने वादा खिलाफी की है। इस वजह से ये स्टार्ट हुआ। लेकिन याद रहे, गांधी जी ने इस मूवमेंट का जो लक्ष्य रखा था वो अहिंसा रखा था। तो कहते हैं ना कि अगर युवा है, अगर युवा है, उसके शरीर में भी खून है, तो अगर उसको कोई ललकारेगा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बूढ़े बुजुर्ग हैं, हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना ये कर सकते हैं, लेकिन युवा बर्दाश्त नहीं करता। पता चला जैसे ये गोरखपुर के पास से गुजर रहे थे, गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा, और वहां पर एक पुलिस स्टेशन था जिसमें 21 लोग थे, और उन पुलिस वालों के द्वारा मजाक उड़ाया गया इस मूवमेंट का। तो बड़े बुजुर्ग तो आगे निकल गए, पीछे हमारे आपकी तरह के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा रुक जा बेटा, अभी तुम्हें बताते हैं। फिर वो रिटर्न हुए और उन पुलिस वालों को खदेड़ करके थाने में ठूंस दिया, ठूंस करके बाहर से आग लगा दिया, और आग लगा दिया वो वहीं पर बिल्कुल चिकन बिरयानी बन गया। क्या बन गया? मतलब वहीं पर जल गए। जब जल गए, गांधी जी को ये बात पता चली, तो गांधी जी ने कहा अरे हम तो कहे थे भाई अहिंसा, और हो गई यहां पर हिंसा, और अगर हो गई है हिंसा तो यह मूवमेंट को यहीं पर स्टॉप किया जाए। और चौरी चौरा घटना कब घटी थी? तो घटी थी मेरे दोस्त 4 फरवरी 1922 को। ओके, याद रखिएगा चौरी चौरा घटना। क्लियर एकदम? चलिए आगे चलते हैं। आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है मेरे दोस्त, नील नदी है। और नील नदी 2 धाराओं से मिलकर के बनती है। एक तो धारा विक्टोरिया झील से निकलती है। कहां से? विक्टोरिया झील से निकलती है ना? कमेंट करके बताइएगा विक्टोरिया झील किन देशों के बीच में स्थित है। तो मैं आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए बता देता हूं, ये युगांडा और इसके बाद केन्या और तंजानिया के सीमा पर है। किसके? तंजानिया के सीमा पर है। ओके, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। और इधर इथोपिया पठार से, ये इथोपिया पठार है, इथोपिया पठार, एक मिनट, इथोपिया पठार है। इस इथोपिया पठार में एक झील है जिसका नाम है ताना झील। ताना झील से ये एक धारा निकलती है। इस धारा का नाम है क्या? ब्लू नील। इस धारा का नाम है ब्लू नील बाबू। और इस धारा का नाम है, यहां से जो जाती है, इसे सफेद नील कहा जाता है। ठीक है? और जब ये आपस में मिलती हैं, जब आपस में मिलती हैं तो नील नदी बनता है। इसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर ये लंबी है, और ये जाकर के भूमध्य सागर में मेडिटेरियन सी में गिरती है। ये पता है मिस्र को मेरे दोस्त याद रखना, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान कहते हैं। ठीक है ना? नील नदी का वरदान। और जहां पर ये आकर के ब्लू नील नदी मिलती है, ये वाला स्थान है खार्तूम। अब खार्तूम कहां की राजधानी है? ये उत्तरी सूडान की राजधानी है। उत्तरी सूडान की राजधानी है। तो बाबू दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिणी सूडान की राजधानी, ये दक्षिणी सूडान है। यहां पर दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या होती है? यहां पर राजधानी है जुबा। क्या नाम है? जुबा पे आए तो उसको रोकना ना चाहिए। ओके, चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। अब आगे देखिएगा, खार्तूम में मुलाकात हुई। इसके बाद यहीं पर, जहां पर मुलाकात हुई, यहीं पर बना है आसवान बांध। आसवान बांध नील नदी या नील नदी पर बना है। और आसवान बांध के पीछे क्या है? आपको मिलेगा क्या? नासिर झील। कौन सी झील मिलेगी? नासिर झील मिलेगी मेरे बाबू, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी।
नील मतलब आसवान बांध के पीछे क्या मिलेगा? नासिर झील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नील नदी। अच्छा, बात कर लेते हैं अमेजन नदी को। अमेजन नदी पूरे विश्व की सबसे ज्यादा अपवाह तंत्र को समेटे हुए है, इसीलिए सबसे बड़ी नदी के रूप में अमेजन नदी को जाना जाता है। ये दक्षिण अमेरिका में बहती है और विषुवत रेखा को क्रॉस करते हुए ये कैरेबियन सागर की ओर बहती हुई कैरेबियन सागर में गिर जाती है। तो याद रखिएगा, ये निकलती तो है एंडीज पर्वत से अमेजन नदी और बहुत विशाल है। इसके आसपास पाए जाने वाले जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं मेरे बाबू, याद रखिएगा इस बात को। यहां एनाकोंडा पाया जाता है। पता है क्या एनाकोंडा? देखे ना, बहुत बड़ा के सांप होता है, इतना बड़ा सांप होता है, मतलब कितना बड़ा होता है पता है ना? बहुत बड़ा के होता है, ठीक है, बहुत बड़ा के सांप होता है एनाकोंडा, अजगर से भी बड़ा होता है। कहते हैं ये आदमी से पूछता है क्या हाल चाल है तुम्हारे भाई, बोलते हैं बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। तो कहता है चलिए अच्छे हैं तो आप मेरे पेट के अंदर चले जाओ। मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन सप्लाई कर देता है वो, ना कचरता है, ना काटता है, ना कुछ करता है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक है। अमेजन नदी के इस जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। वोल्गा नदी यूरोप की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, यूरोप की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। पता है ये कहां से निकलती है? वाल्दाई की पहाड़ी से निकलती है। पता है कहां से निकलती है? वाल्दाई की पहाड़ी से। कहां बताऊं? इसमें जगह नहीं दिख रहा, आप लोग बताओ ना, यहां बता देता हूं, ठीक है। वाल्दाई की पहाड़ी से, वाल्दाई की पहाड़ी से, समझना है इसको, समझ लेना, ध्यान से देखना इधर, ठीक है ना। अब देखो रूस में एक पर्वत है भाई, इस पर्वत का नाम जानते हैं क्या है? इसका नाम है यूराल पर्वत, ठीक है। वैसे तो यहाँ की सबसे लंबी नदी यूराल नदी है जो कि काला सागर में आके गिर जाती है, ठीक ना। बात को समझ लेना मेरे। और यही इसी के बगल में एक रिवर है, सॉरी एक पहाड़ी है, वल्दाई पहाड़ी, ठीक। वल्दाई पहाड़ी के पास से यहीं से निकलती है यूराल नदी जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। कहां गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। बहुत महत्वपूर्ण रिवर है, रशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये है वोल्गा नदी, वोल्गा से गंगा, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। और इसके बाद देखिएगा मेरे बाबू, और अगला कौन सा है? मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी के विषय में आपको बताऊं क्या होता है। मिसिसिपी नदी देखिए, एक तो है मिसौरी और एक है मिसिसिपी। यूएसए की सबसे बड़ी नदी है ये, यूएसए की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। मिसिसिपी मिसौरी के द्वारा यहां पर पंजाकार डेल्टा का निर्माण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेल्टा है, पंजाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा है ना, बनाते हैं। और अगर कहा जाए मिसिसिपी और मिसौरी, ये मिसौरी है और ये है आपकी मिसिसिपी, अगर इनको दोनों को मिला दिया जाए ना तो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी बन जाती है ये, है ना। मिसिसिपी और मिसौरी पंजाकार डेल्टा बनाती है। ओके, अगर पसंद आ रही है इंफॉर्मेशन तो दे ताली, एक बार जबरदस्त तरीके से कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अरे बाबू गजब रे मार डाला, क्या क्वेश्चन है, देखो 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 इधर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं सुमेलित? अब बताओ। अरे बाबू हाजदा तंजानिया की महत्वपूर्ण जनजाति है, ठीक है। हाजदा जो है तंजानिया की महत्वपूर्ण जनजाति है। अपाचे हेलीकॉप्टर कहां से आया? अपाचे हेलीकॉप्टर कहां से आया बताओ? यूएसए से आया ना, यूएसए से आया। यहां लिखा क्या है? जर्मनी। यही आपका गलत हो गया, यही आपका गलत हो गया। ये कौन सा अपाचे? ये जर्मनी में है, ठीक, सॉरी जर्मनी लिखा है, यूएसए में है ये, ठीक है। युकागिर जो होता है ये रूस की है और सेंटिनली या सेंटीमनी जो है वो आपकी भारत की है और ये आपको अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ओके, क्लियर एकदम, दे ताली। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वाओ, आगे कहता है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया, कब स्वीकार किया? अरे मेरे तिरंगे झंडे को सलाम है यारो, आप लोग भी सलाम करो कमेंट में। तिरंगे का निशान जरूर बनाइएगा कमेंट में, इतना ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर तिरंगे का निशान होना चाहिए। गर्व फील होता है जब तिरंगे को शान से लहराते हुए देखते हैं। अभी अभी देखो चंद्रयान हमारा सफलतापूर्वक पहुंचा, चंद्रमा में तिरंगा को लहरा दिया। आप लोग एक बार कमेंट में तिरंगे को लहरा दीजिए। ओके, चलिए आइएगा यहां पर। मैंने कहा 23 अगस्त 1947 ना बाबा ना, ये तो नहीं करेंगे हम इसको। 22 जुलाई 1947 लगता है मुझको, है ना। 22 अगस्त
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में स्वीकार किया गया। सैल्यूट है तिरंगे को, आप लोग भी करिएगा, है ना। चलिए आगे, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? देश हमारा आजाद हुआ था। कौन नहीं जानता इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यक्षगान, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मेरे बाबू, मेरे दोस्त, याद रखना, यक्षगान जो लोक नृत्य है वो आपके कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। तो मेरे दोस्त बता दो, ये तो हो गया यक्षगान कर्नाटक का, तो आप लोग ये बता दो केरल का फिर क्या है? तो केरल का आप लोग बताओगे क्या क्या क्या? कथकली। क्या बताओगे? यहां का कथकली बताओगे। आंध्रा का, आंध्रा का क्या बताओगे? तो कुचिपुड़ी बताओगे। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, है ना। क्या बताओगे? कुचिपुड़ी, है ना। और बताओ तमिलनाडु का क्या बताओगे? तमिलनाडु का क्या बताओगे? तो भरतनाट्यम बताओगे। क्या बताओगे? भरतनाट्यम बताओगे। नाट्यम, भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का। ओके, बात एकदम क्लियर है ना? क्लियर है तो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा नदी, गंगा नदी वाराणसी बिल्कुल सही है। गोमती नदी सुल्तानपुर, ये भी सही है। सरयू नदी अयोध्या, ये भी सही है। कोसी नदी में गोरखपुर कहां से आ गए बाबू? कोसी नदी के किनारे पर, गोरखपुर नहीं बल्कि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे पर है। कौन से? राप्ती नदी के किनारे पर गोरखपुर है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे देखो, प्रश्न आ गया आपके सामने, कहता है कानून तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? कानून तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखना किसकी जिम्मेवारी है? तो अब बताओ, राज्य सरकार की, ग्राम पंचायत की, जिला परिषद की या केंद्र सरकार की? तो मेरे दोस्त याद रखना, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जिला परिषद। क्या हो जाएगा? जिला परिषद का ये राइट होता है, जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कानून और शांति व्यवस्था को मेंटेन रखे, बनाए रखे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां पर देखिए क्या गया, पुलिस कस्टडी रिमांड से क्या समझते हैं? पुलिस कस्टडी रिमांड से क्या समझते हैं? पुलिस कस्टडी रिमांड से आप क्या समझते हैं? तो आप इसको बताइएगा मुझे। पुलिस कस्टडी रिमांड में क्या होगा? थाना हवलदार में, ये देखो गजब का लिखा है इसमें, थाना हवलदार में अभियुक्त को बंद रखना नहीं होगा, ठीक ना। अभियुक्त को कारागार में बंद करना नहीं होगा, ये तो अरेस्ट है। पूछा है रिमांड, अपराध। रिमांड में आदमी जाने से बहुत डरता है ना, आपको पता है ना, रिमांड में जाने से बहुत डरता है, क्योंकि कहते हैं पुलिस जो है कीमा बना देती है इसमें। क्या बना देती है? कहते ऐसा कहा गया, मैं कभी गया तो नहीं हूँ, भगवान करे कभी ना जाना पड़े, लेकिन मैंने सुना है कि रिमांड में जब आदमी जाता है तो कहते हैं जैसे रिमांड का कोर्ट ने इजाज़त दिया कि 14 दिन के रिमांड में है फला व्यक्ति, हमें पता चला है कि ठंडे में भी पसीना उसको ज़बरदस्त आता है। किसको? जो कि वहाँ पर अभियुक्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, पुलिस रिमांड ये है, अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु व पूछताछ हेतु अभियुक्त को पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखना होता है। यही होगा इसका आंसर, राइट आंसर। ओके, आगे देखो, यहां पर बढ़िया क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब बताओ, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है मेरे दोस्त? इसका जवाब देना है आपको। अब बताओ, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है नारायण पंडित। कौन है मेरे दोस्त? नारायण पंडित हैं हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक। और आप बताइएगा विष्णु शर्मा की कौन सी पुस्तक है? ये पंचतंत्र है, पंचतंत्र की कहानी है। ओके, नागार्जुन की भी है, नागार्जुन मतलब मिनांडर, राजा मिनांडर के साथ इनके संवाद काफी फेमस हुए नागार्जुन के, है ना। वात्सायन की एक पुस्तक है, बहुत फेमस है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए इसको, कामसूत्र। कौन सी है? कामसूत्र। ये है वात्सायन की एक पुस्तक, बहुत फेमस पुस्तक है कामसूत्र वात्सायन, इसको पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चलिए यहां पर देखिए क्या है, किस अंतरराष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? किस अंतरराष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है ना? किस अंतरराष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है?
है ना। तो वो क्या है, बैडमिंटन है मेरे दोस्त। बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है, पुरुषों का बैडमिंटन में, ध्यान रखना, ये पुरुष भी लगा दो यहां पर, है ना। पुरुषों के बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है। हॉकी के लिए फेमस कप कौन सा है बताओ। क्रिकेट के लिए तो ईरानी ट्रॉफी, बहुत सारी ट्रॉफी होती है, है ना। तो इसके हॉकी के लिए क्या होता है, सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी, ये होता है हॉकी के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पिला दो पानी, पानी पिला दो भाई। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है क्या, कौन पहुंचाएगा, है इसमें किसी में दम, जो आज का कहलाए बाजीराव सिंघम। तो देखो यहां पर क्या हो जाता है, जाइलम, फ्लोएम, सॉरी वार्षिक वलय, फ्लोएम, ये सभी। अब देखो वार्षिक वलय से तो आयु काउंट होती है, आयु काउंट होती है, ठीक ना। जाइलम का काम होता है खनिज तत्व और जल को वो पौधों को, मतलब पत्तियों तक पहुंचाता है, जल को और खनिज तत्व को। किसको, खनिज तत्व को पत्तियों तक पहुंचाता है, फिर पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है। अब भोजन तो बना दिया मैडम ने, भोजन तो बना दिया। कौन मैडम है, ये पत्ती मैडम है। इसने क्या किया, भोजन तो बना दिया, बोला अब इसको मैं लेके नहीं जाऊंगी खिलाने, मैं थक गई कि नहीं, अब आप लेके जाओ जिसको लेके जाना हो। तो अब लेके कौन जाएगा, लेके जाएगा फ्लोएम। कहेंगे जी आप बताइए हमको, हम लेके जाते हैं। ये देवर होता है इसका, समझ लीजिए, ये इसका कौन है, देवर है फ्लोएम। ये इसको लेके जाता है कि चलो ठीक है भाभी ने खाना बना दिया, अब हम सबको खिला देते हैं। तो ये पूरे तना से लेकर के हर एक अंग को भोजन पहुंचाने का काम करता है, फ्लोएम का होता है। ओके, बुझाया, चलो बुझा गया तो बहुत बढ़िया। आगे देखिए, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है। महादेश का मतलब होता है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। ओके, परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या लिखा है महादेश महादेश। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। पहली बात तो आपको पता होने चाहिए सबके क्रम। ओके, देखो सबसे पहले आप करोगे एशिया को, फिर करोगे अफ्रीका को, फिर करोगे उत्तरी अमेरिका को, लिख लेना इसको, ठीक ना। फिर करोगे दक्षिणी अमेरिका को, ओके, फिर करोगे अंटार्कटिका को, फिर करोगे आप यूरोप को, फिर करोगे आप, कितने नंबर पे आ गया, 3 2 5 1 6, है ना। हाँ ठीक है, ऐसे ही है। फिर आप करोगे ऑस्ट्रेलिया को, क्या करोगे, ऑस्ट्रेलिया को। ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, लेकिन मानते हैं वैसे तो ये ओसेनिया महाद्वीप होता है, ओसेनिया महाद्वीप। और इसमें पोलोनेशिया, फ्रांसोनेशिया, बहुत सारे नेशिया हैं, वो सब एकत्रित हो जाते हैं, आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसको मिला के। लेकिन उसका सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, जो कि यहां पर लोग रहते हैं और वो सब निर्जन है ज्यादातर, इसी वजह से इसको माना जाता है। ओके, तो आप बताओ इसमें कौन सा है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे आ जाओ, क्या कहता है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। अरे बताओ ना बाबू, कौन सी नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। अरे ये बहती हुई मेरी गंगा यहां पहुंच गई। कहां पहुंच गई गंगा, कहां पहुंची, बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसकी ये धारा है और एक धारा इसकी ये हुगली है। ओके, जब ये बांग्लादेश पहुंच जाती है ना भाई, तो इधर से एक और कहते हैं, आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे मैं चल पड़ा। ये आ गई, देखो पीछे पीछे ये आ गई। ये कौन है, ये है सांगपो। क्या है ये, सांगपो। ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ओके, ये कौन सी है, जमुना। बांग्लादेश में इसको जमुना, असम में ब्रह्मपुत्र, यहां पर दिहांग। ओके, और अरुणाचल में और तिब्बत में सांगपो। ये गंगा है, गंगा यूं 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 बहती हुई आती है और यहां पर फरक्का बैराज है। क्या है, फरक्का बैराज है। ध्यान देना, यहां से दो पार्ट डिवाइड, ये है हुगली और ये है पद्मा। क्या, पद्मा। ठीक, अब पता चला जब ये यहां पर आती है, इधर से एक आ जाती है मेघना आ जाती है मणिपुर से। कौन सी, मेघना। और यहां मिलते हो, आगे बढ़ करके यहां पर डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, जो ये डेल्टा बनता है चापाकार डेल्टा है। कैसा डेल्टा है, चापाकार डेल्टा।
डेल्टा है। और ये डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र मतलब ए एवं बी ये बनाते हैं इसको। ओके चलिए थोड़ा सा पी लें पानी, ठीक है। हाँ अब महानदी को देखो, महानदी का उद्गम कहां से होता है? सिहावा पहाड़ी से, छत्तीसगढ़ से। कहां से? सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है भाई। कहां से? छत्तीसगढ़। कुछ लोग कहते हैं अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से दो ही नदी निकलती हैं, ठीक है, दिमाग से निकाल देना। दो ही नदी निकलती हैं, सोन नदी और नर्मदा नदी। उसी के जस्ट नीचे सिहावा पहाड़ी वहां से निकलती है और इसके द्वारा ये उड़ीसा में होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी नदी पर आप देखेंगे हीराकुंड डैम है। कौन सा डैम है? हीराकुंड बांध है, जो कि भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध है, ठीक है। इसकी लंबाई 26 किलोमीटर की है। नोट डाउन कर लेना, गड़बड़ नहीं करना। ओके चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आ गया भाई। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? अब बताओ किसमें निहित है? अब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 इस चीज को चिल्ला चिल्ला कहता है। आपने भी सुना होगा राष्ट्रपति महोदया हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो आर्टिकल 52 के तहत स्थापित हैं। उनको कहा जाता है कि भारत की महामहिम है, महामहिम है भी। आर्टिकल 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन आर्टिकल 53 में वहीं पर कहा गया सभी कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगे। तो बताओ कहां निहित है? कहां निहित हैं? राष्ट्रपति में निहित होंगे। लेकिन अगर पूछा जाए वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है, तो ध्यान दीजिएगा ये प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति तो एक औपचारिक होता है, संवैधानिक होता है, ठीक है। आगे देखें मंत्रिमंडल, इन सभी, चलिए इन सभी पर नहीं करेंगे, राष्ट्रपति पे करेंगे। ओके आगे आ जाओ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? कौन करता है? CSO। कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जिसका नाम है CSO। हर वर्ष ये अपनी रिपोर्ट देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नोट वोट छापता है और देता है, कहता है लो ले जाओ खर्च करो आराम से। योजना आयोग कहता है ठीक है आप हमें दीजिए, हम इसको कार्य में लगा देंगे, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये नहीं है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है ना, CSO NSO, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो मानव खाद्य पदार्थों, अच्छा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, चलिए अच्छा चलिए आप लोगों के द्वारा बताया गया कुछ गड़बड़ हो गया था। NSO ये नहीं होगा, होगा क्या? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ये होता है। ओके चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मानव खाद्य पदार्थों उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? कब बना बताओ? मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे दोस्त जब से आई है आग तब से पेट में जलने लगे जठराग्न, ठीक समझ लेना। जब से आई आग तब से जलने लगे पेट में जठराग्न। और आग कब आई? नवपाषाण काल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया मेरे दोस्त? तो बताइएगा। 8 नवंबर 1927, 31 दिसंबर 1928, 3 फरवरी 1928, 31 दिसंबर 1927। तो ध्यान रखिएगा ये कब आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत में आया, मुंबई बंदरगाह पर उतरा, फिर पता चला काफी ज्यादा धूम धड़ाका यहाँ हुआ था। ओके आगे बढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति का व्यवस्थित रूप किस युग से शुरू हुआ माना जाता है? तो आपको पता है, इसके लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये वैदिक युग से स्टार्ट होता है। कब से होता है? वैदिक काल से भारतीय संस्कृति का युग शुरू होता है। कब से होता है? वैदिक काल से शुरू होता है भारतीय संस्कृति का व्यवस्थित रूप से। किस युग में से शुरुआत हुआ? व्यवस्थित रूप से जो शुरुआत हुआ है वो हुआ है वैदिक काल से, है ना। आप लोग इसमें डाउट में अगर हो कि सैंधव युग है, तो वो सैंधव काल में आपकी संस्कृति डेवलप हुई थी, लेकिन जो व्यवस्थित रूप से आपकी संस्कृति चली है वो चली है आपके वैदिक एरा से, ठीक है। चलिएगा वो भी वैदिक एरा में भी आपको बता दूं, ऋग वैदिक काल में कर्म आधारित व्यवस्था थी, लेकिन जो और संस्कृत की अगर बात करूं मैं जिसमें विभिन्नताएं देखने को मिले, वो उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलते हैं। ओके आगे आ जाओ। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? अब मेरे दोस्त याद रखना, पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। पृथ्वी के मेरे दोस्त 2 गतियां होती हैं। एक तो होती है ये वाली गति,
अपने ही एक्सेस पे रोटेट करना, ढिंचिक ढिंचिक, अगर ऐसे ऐसे आप करते हो तो ये एक्सेस हो जाता है ना। और जैसे पता चला कि बीच में किसी को खड़ा करके और उसके आसपास यूं यूं नाचो डांस करो, तो वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है ऑर्बिट में घूमना। क्या हो जाता है, ऑर्बिट में घूमना हो जाता है। अब यहां पर सूर्य है, यहां सूर्य है, पृथ्वी अपने एक्सेस पर घूम रही है ना। जैसे आपने गांव में देखा होगा, एक डांस करती हैं, लेडीजें करती हैं, महिलाएं करती हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे घूम जाते सन, ऐसे 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 ना। तो वो अलग कौन होता है, ये होता है एक्सेस, है ना। इससे होता है दिन और रात। क्या होता है इससे, डे एंड नाइट होता है, डे एंड नाइट होता है। ओके, ये होता है परिक्रमण, सॉरी ये होता है परिभ्रमण। क्या होता है ये, परिभ्रमण होता है, भ्रमण। और जब ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है पृथ्वी, ये सूर्य के तरफ चारों तरफ घूमती है पृथ्वी ऐसे ऐसे, तो ये होता है परिक्रमण। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिक्रमण। तो होता है ऋतुओं में परिवर्तन, सीजन में परिवर्तन होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। आपको बताना है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप देख लीजिए, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले महामहिम बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने। जेबी कृपलानी मास्टर साहब को कौन नहीं जानता है कि आजादी के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। अरे कर्क रेखा कहां से गुजरती है, ये आपको बताना है मेरे दोस्त। कर्क रेखा कहां से गुजरती है, अरे कर्क रेखा कहां से गुजरेगी, तो गुजर जाए यहां से। पहले आप देखेंगे ये जाएगी गुजरात, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हो गए भाई, एक एक, दो के दो, तिक्को तीन, चौको चार, पंच पांच, छक्के चार, सत्तर सत्तर, अट्ठे आठ। 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो निम्न किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, अच्छा गुजरती है जी, गुजार दिया मैंने मिजोरम से। कहां से गुजरना है, मिजोरम से। असम से नहीं गुजरना, ये तो ऊपर बैठा है ना, असम, असम ऊपर बैठा है ना। नागालैंड और थोड़ा सा ऊपर है, मणिपुर भी थोड़ा सा कहता है एडजस्टमेंट, है ना, ऊपर बैठा है, तो मिजोरम हो जाएगा। ओके, आगे चलो। कहता है रक्त में प्लेटलेट्स की आवश्यकता के लिए क्या होता है, किस लिए होता है रक्त में प्लेटलेट्स की आवश्यकता, रक्त में प्लेटलेट्स की आवश्यकता क्यों होती है बताइए। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, ये तो नहीं होता, होता है कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए, या रक्त स्कंदन के लिए। जी 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 बिल्कुल, यूरिया की गिरावट की शुरुआत के लिए। तो जो ब्लड क्लॉथिंग होती है ना, जैसे कट गया, कहीं पर चीरा लग गया, जैसे होता है ना, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी नस काट लूंगा या काट लूंगी। वो जानते हैं क्यों इस तरह से कहते हैं, क्योंकि ज्यादा काट लेंगे तो प्लेटलेट्स कहां से मिलेंगे इतना। आजकल वैसे भी लोगों के प्लेटलेट्स कम है ना, तो सोच रही है कि यार थोड़ा सा चीरा लगाएंगे, ज़्यादा लगाएं, तो इसीलिए कहीं कट जाता है, जो ब्लड क्लॉथिंग हो जाती है, फिर बाद में खून बहना बंद हो जाता है, वो इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से, प्लेटलेट्स की वजह से होता है, रक्त स्कंदन कहा जाता है। ओके, चलिए। और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की अगर बात किया जाए तो इनके दोनों के लिए होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और जो ये हीमोग्लोबिन होता है ना, जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आता है तो अनॉक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है ना, या कार्बो हीमोग्लोबिन कहलाता है। अच्छा, जब ऑक्सीजन के साथ करता है तो शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन जब करता है ऑक्सीजन के, तब काम होता है। और शरीर से जब कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा कर करके फेफड़े तक लाता है तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका। ठीक है, चलिए। यूरिया गिरावट, अरे यूरिया कहाँ गिरेगी अब। देखो, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है, किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो बाबू G20 का तो है, WTO का भी है। चलो कमेंट करके बताओ, WTO का मुख्यालय कहाँ है, G20 का भी सदस्य है, बिम्स्टेक का भी सदस्य है, G8 का सदस्य नहीं है। इसमें सब विकसित कंट्री है, G8 में सभी विकसित कंट्रियां हैं और ये भारत इसमें नहीं शामिल। WTO का मुख्यालय बताओ, तुरंत बताओ, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। कहाँ है, तो WHO का बताओ, सर ये भी जेनेवा में है। तो ILO को बताओ ना, अरे सर जी ये भी जेनेवा में है। अरे भाई सब जेनेवा में है क्या, हाँ
सब जनेवा में है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 198। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अनुच्छेद 362 जो है वो भारतीयों को या भारतीय पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने की इजाजत देता है। अनुच्छेद 356 क्या है? राज्यों में अगर राज्यों में अगर प्रशासन या प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। ओके, अभी हाल ही की घटना बताऊं मेरे दोस्त, अरे क्या कहें, पंजाब के मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम दे दिया है वहां के राज्यपाल ने कि आपने हमारे लेटरों का जवाब नहीं दिया, इसलिए हम आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करा देंगे। वाह वाह राज्यपाल जी, आपको सैल्यूट है महोदय, है ना। जहां पर जरूरत है, मणिपुर में वहां राष्ट्रपति शासन नहीं है, वो उनको धमका रहे हैं हम तुम्हारे यहां राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट टीका टिप्पणी से बेहतर है कि लोगों के लिए काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। लोगों के हित में काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए यहां पर डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी ये इंडिया में। अगर कोई दो चार हो भी जाते हैं ना तो उसका भी खात्मा यहां की जनता कर सकती है, इस चीज को याद रखिएगा। क्योंकि देखिए जहां मणिपुर में जरूरत है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन हो तो वहां पर सरकार मौन है, वहां पर कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री। और जहां पर वो कुछ लेटरों के जवाब दिए और कुछ लेटरों को उन्होंने बताया अपने वक्तव्य में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया वहां पर कि देखिए भाई कुछ लेटरों के जवाब अभी नहीं दे पाए हैं क्योंकि उनको लेटरों के जवाब लिखने में सोचना पड़ता है और लिख करके हम देंगे। इतने में ये अल्टीमेटम दे देना कि आपके यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, ये कहीं का उचित निर्णय मुझे नहीं लगता पर्सनल। बाकी आप लोगों को अगर लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। ओके बाबू, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, गुप्त साम्राज्य के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन थे? अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन थे? तो बिंबिसार, विष्णुगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त। आप लोगों को पता होगा बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के थे। किस वंश के थे? हर्यक वंश, है ना, हर्यक वंश के थे। और हर्यक वंश के इनको संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है ना। हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है इनको। और इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि पता है यहां पर एक दूसरे को मार मार के राजा बने हैं। ये ठीक है। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कहा जाता है, मान्यता प्राप्त सम्राट। और आगे देखिएगा, अशोक महान को कौन नहीं जानता? मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है, मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक। और यह बिंदुसार का लड़का था। किसका? बिंदुसार का लड़का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त को कौन नहीं जानता? देखिए अगर हम विक्रमादित्य को छोड़ दें, उसके बाद जो सबसे फेमस शासक रहा वो समुद्रगुप्त रहा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। समुद्रगुप्त काफी महान शासक था, इसके विषय में बहुत सारी जानकारियां आपको दी जाती है। ओके, चलिएगा आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, क्या क्रांतिवीर के द्वारा काम किया गया। देखिएगा, क्रांतिकारी पार्टी, आजाद हिंद फौज। यस, लगा दो ना इसको, आजाद हिंद फौज। यह है कि फॉरवर्ड ब्लॉक है। बताओ कि रिपब्लिकन पार्टी है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज नहीं, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। किसकी किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। मोहन सिंह भाखना और अन्य लोगों ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, हाँ, बाद में ये इसके संचालक बने थे, लेकिन जो पर्टिकुलर इनके द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बाद जिस दल का गठन किया गया उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? अच्छा, निम्न में किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो ग्लोवेर साल्ट
वॉशिंग सोडा, बोरेक्स, एप्सम सॉल्ट। तो 10 अणु किसमें नहीं होते हैं? वो होता है एप्सम सॉल्ट में 10 अणु नहीं होते हैं। ठीक है, चलो आगे। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था मेरे दोस्त? तो इसको किस नाम से जानते थे? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ओके, अपना ये उत्तर प्रदेश है। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अब बताओ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जवाब दीजिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जोनाथन डंकन ने, सर विलियम मुइर ने, मदन मोहन मालवीय ने। तो ध्यान रखिएगा, ये एक अंग्रेज के द्वारा, सर विलियम मुइर के द्वारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। मदन मोहन मालवीय के द्वारा बीएचयू की स्थापना की गई थी। किसके? बीएचयू की स्थापना की गई थी, इस बात को भी याद रखना। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कौन नहीं जानता? ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने, है ना, दूसरे राष्ट्रपति बने। और ये भारत के सभी शिक्षकों के प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, चलिएगा, ये रहे आज के क्वेश्चन। आप लोगों को ये कैसे लगा? आप लोग कमेंट में जरूर अपने जवाब दीजिएगा। आप लोग अपने कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा मेरे दोस्त, मैं रोज पर डे आपके लिए 1 से 2 वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड करूंगा। लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेवारी है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और जरूर करूंगा, अब विभिन्न ग्रुपों में फैला दीजिए इसको। और ये पूरा फ्री ऑफकास्ट एग्जाम तक, बिल्कुल आप शपथ के साथ ले लीजिए, एग्जाम तक आपको फ्री ऑफकास्ट पढ़ाता रहूंगा। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत व्यवधान ये हो सकता है, आना जाना पड़ जाए कहीं पर, उस दिन आपकी क्लास ना हो पाए, लेकिन ऐसा रहे कंटिन्यू और आपकी क्लास होगी। और एक बात बता देता हूं मेरे दोस्त कि देखिए, आप वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि अगर पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, अदरवाइज आप वही केवल थोड़ा सा देख कर बढ़ जाते हैं। तो आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ओके दोस्त, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते लिखते रहेगा, तब तक आराम से पढ़ते लिखते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।